Hey guys, welcome to the video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन बंगाल के बारे में। साथ ही हम डिस्कस करेंगे इंडो आर्यन लैंग्वेजेस के ओरिजिन और इसके द्वारा निकली हुई बाकी अन्य भाषाओं के बारे में। तो रीजनल लैंग्वेजेस का जो डेवलपमेंट है इंडिया में वो बहुत तेज़ी से होता हुआ देखने को मिलता है इन द मिडिवल टाइम। तो अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाली जो है अभी इसे रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ लैंग्वेज जिसे संस्कृत से डिराइव किया गया था। अर्ली जो संस्कृत टेक्स्ट हैं इसको अगर आप देखें तो मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी में हमें ये देखने को मिला कि अर्ली संस्कृत टेक्स्ट आए और ये सजेस्ट करते हैं कि जो लोग थे बंगाल के वो ना ही कभी संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे ना ही उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन बंगाली ही वो लैंग्वेज थी जो संस्कृत से डिराइव की गई और उसे यूज़ किया गया। तो जो अर्ली संस्कृत टेक्स्ट थे वो बता रहे हैं कि बंगाल के लोग सांस्कृतिक लैंग्वेज नहीं बोल रहे थे, तो हो सकता है वहाँ पे वो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस का प्रयोग पहले से कर रहे थे। 4th से 3rd सेंचुरी बीसी के बीच में जब कॉमर्शियल टाइज शुरू हुए और व्यापार बढ़ने लग गया, तब से बंगाल और मगध के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज होने लग गया, काफ़ी सारा ट्रेड डेवलप होने लग गया। और जब ये कॉमर्शियल टाइज डेवलप हुए तो इससे क्या हुआ कि संस्कृत का जो इन्फ्लुएंस है वो और ज़्यादा ग्रो हो गया, इससे ग्रोइंग इन्फ्लुएंस बढ़ा और फिर बंगाल में भी संस्कृत भाषा पहुंच गई। 4th सेंचुरी में हमने ये देखा कि जो गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल को पूरे नॉर्थ बंगाल के इलाके में अपना लिया था। अब गुप्तास जो हैं वो संस्कृत भाषा को पैट्रोनेज दे रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो बंगाल तक हैं तो बंगाल में भी वो संस्कृत भाषा को लेकर के जाएंगे। इस तरीके से वो वहाँ पे रहने लग गए और ब्राह्मण्स वहाँ पे सेटल होने लग गए। ब्राह्मण वैसे भी संस्कृत भाषा बोलते थे। इस तरीके से लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ा और मिड गंगा वैली में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से लोगों ने अलग अलग भाषाओं और कल्चर को एक्सचेंज करना सीख लिया। इस बारे में हमें अलग अलग चाइनीज़ ट्रैवलर से भी पता चलता है। एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे ह्यून सांग, इनको कई बार ऐसे ह्यून सांग करके भी लिखा जाता है, ठीक है। तो देवोथर सिंह, तो वो बताते हैं कि जो लैंग्वेज यहाँ बोली जाती थी वो संस्कृत से रिलेटेड थी और ऑल ओवर बंगाल में इसे बोला जाने लगा था। जब 8th सेंचुरी में बंगाल पालास के अंतर्गत आया और पाला रूलर जब बंगाल में तेज़ी से ग्रो हुए तो यहाँ पे पालास के रीजनल किंगडम में संस्कृत भाषा का प्रयोग और ज़्यादा बढ़ गया। 14 से 16 सेंचुरी के बीच में बंगाल में सुल्तानों ने रूल किया और दिल्ली सल्तनत के दबदबे के अंतर्गत यहाँ पे बंगाल का कल्चर भी इन्फ्लुएंस हुआ, लेकिन इसके बावजूद बंगाल अपने दिल्ली के रूलर से इंडिपेंडेंट था, अलग था। बंगाल हमेशा से इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। इवन मुगल्स भी जब आ गए तो मुगलों के टाइम में भी बंगाल जो है वो अलग होकर के इंडिपेंडेंट तरीके से चल रहा था। 1586 में जब अकबर ने बंगाल को जीता तो ये बंगाल सूबा जो है उसका न्यूक्लियस बना और यहाँ से फिर मुगलों ने अपने व्यापार को और आगे बढ़ाना शुरू किया। जब पर्शियंस यहाँ पे आए तो पर्शियन जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इस्लामिक रूलर्स के साथ आई थी। तो पर्शियन जो है एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज तो थी ही, लेकिन बंगाली अपनी रीजनल लैंग्वेज के रूप में डेवलप होती रही। तो आइए इसे देखते हैं कि ये भाषाएं कैसे संस्कृत में से अलग अलग समय और अलग अलग टाइम में निकली हैं। तो यहाँ सबसे पहले संस्कृत को समझिए कि संस्कृत इंडिया में कैसे आई। आर्यंस जो कि एक पैस्टोरल ग्रुप था वो इंडिया में लगभग 1500 बीसी में आया, जो अपने साथ संस्कृत भाषा लेकर के आए। ये संस्कृत लैंग्वेज इंडो आर्यन लैंग्वेज में से एक है। इंडो आर्यन लैंग्वेज खुद इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का हिस्सा है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली एक बहुत बड़ी लैंग्वेज फैमिली है जिसमें से इंडो आर्यन लैंग्वेज इंडिया में आई। जब संस्कृत भाषा आई तो वेस्टर्न पार्ट में शरसेनी, सदर्न में महाराष्ट्री और ईस्टर्न पार्ट में मगधी का प्रचलन इसी से निकल के हुआ।
फिर वेस्टर्न इंडिया में वेस्टर्न हिंदी, जिसमें हिंदी उर्दू के मिश्रण, कन्नौजी भाषा, हरियाणवी भाषा, इनका डेवलपमेंट हुआ। फिर पंजाबी, लहंदा भाषा, पहाड़ी सिंधी भाषा, पहाड़ी भाषाओं में नेपाली, हिमाचली, देन गुजरात, राजस्थानी, रोमानी, ये सारी भाषाएं आई। साउथ में मालदीवियन, सिन्हलीज, मराठी, कोंकणी, इन भाषाओं का डेवलपमेंट हुआ। और ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में असमीज, बंगाली, उड़िया, बिहारी और ईस्टर्न हिंदी आई। बिहार में मैथिली, मगधी और भोजपुरी का डेवलपमेंट हुआ और ईस्टर्न हिंदी में छत्तीसगढ़ी का डेवलपमेंट हुआ। तो ये हमारी मेन लैंग्वेज फैमिलीज थी जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गई। 15th सेंचुरी में बंगाली जो ग्रुप है वो एक ऐसी बोली बन गई जो सारा यूनाइट होकर के एक कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में डेवलप हुआ, जो कि बोला भी जाता था और लिखा भी जाता था। और इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में भी इसको यूज़ किया गया और बंगाल के वेस्टर्न पार्ट में, वेस्ट बंगाल में भी इसको यूज़ किया गया। हालांकि जो बंगाली है वो संस्कृत से ही निकली है, पर वो इतने सारे अलग अलग स्टेजेस से निकली कि उसमें जो वर्ड है, उसमें जो एवोल्यूशन है वो बहुत चेंज हो गया और इसमें बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृतिक वर्ड्स भी आ गए जो वेराइटी ऑफ सोर्सेज से आते हैं, जिसमें कई सारी ट्राइबल लैंग्वेजेस भी है, पर्शियन लैंग्वेजेस भी है, यूरोपियन लैंग्वेज भी है और ये इस तरीके से मॉडर्न बंगाली का पार्ट बन गया है। अगर अर्ली बंगाली लिटरेचर को देखें तो इसके भी दो कैटेगरीज हैं। एक है इंडेटेंट टू संस्कृत, जो कि संस्कृत से जुड़ा है और कहीं ना कहीं संस्कृत से रूट वर्ड्स को कॉपी करता है, और दूसरा है अदर इंडिपेंडेंट, जो बिल्कुल संस्कृत से अलग होकर के डेवलप हुआ। तो पहले में तो संस्कृत एपिक्स के ट्रांसलेशंस बहुत हुए, जैसे कि मंगल काव्य। मंगल काव्य ये मंगल समय में गाने वाली कविताएं हैं, ऑस्पिशियस पोएम्स हैं जो लोकल डीटीज से रिलेट करती हैं। और जब भक्ति लिटरेचर डेवलप हुआ तो उसमें बहुत सारी बायोग्राफीज लिखी गई, जैसे चैतन्य देव, जो चैतन्य महाप्रभु थे बंगाल के, जो कृष्ण भक्ति की बातें करते थे, उनकी बायोग्राफी लिखी गई। ये वैष्णव भक्ति मूवमेंट के बहुत बड़े लीडर थे। फिर दूसरे में आया नाथ लिटरेचर, जिसमें जो सॉन्ग्स हैं, जिसमें मयनमती के सॉन्ग एंड गोपी चंद्र के सॉन्ग और उसके स्टोरीज और से वर्शिप जो है धर्म ठाकुर के वर्शिप वगैरह कंसर्न है। फेरी टेल्स, फोक टेल्स एंड बल्लाड्स, ये सब यहाँ पर गाए जाते थे। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज। अब अगले लेसन में हम पीर्स एंड टेम्पल्स की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।